नेक्स्ट टॉपिक है उसी का जो चल रहा था। क्या चल रहा था? क्या था? अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश। अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश में मैंने आपको बताया था आजाद हिंद फौज। ठीक है, आजाद हिंद फौज में फॉरवर्ड ब्लॉक के विषय मैंने आपको बताया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस हमने आपको बताया, ध्यान सुनो, सुभाष चंद्र बोस 1939 में चुनाव लड़े थे कांग्रेस की अध्यक्षता का, जिसमें पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके उन्होंने चुनाव जीता था, जिसके कारण गांधी जी नाराज हो गए। गांधी जी को खुश करने के लिए उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता पद से इस्तीफा दे दिया और पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। और सुभाष चंद्र बोस यहाँ से चले गए, काबुल के रास्ते होते हुए चले गए जर्मनी, जर्मनी से चले गए जापान। वहां उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया रासबिहारी बोस के सहायता से। वहां से उन्होंने जो सैनिक बनाया था, जिसमें 50,000 सैनिक जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो पराजित हुए सैनिक, जो बंदी बनाए गए जर्मनी के सैनिक थे, वो सारे सैनिक इसमें शामिल हो गए आजाद हिंद फौज में। वहां से जो फौज आ रही थी भारत में, उसी समय एक बहुत जबरदस्त घटना घटी ये जापान में। अमेरिका ने जापान पर बम गिरा दिया। जापान दो बम गिराया था, एक बम गिराया हिरोशिमा, दूसरा गिराया नागासाकी पर। हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम गिराया, जिससे जापान तहस नहस हो गया। जापान के तहस नहस होने के बाद आजाद हिंद फौज कमजोर पड़ गई। वहीं से सुभाष चंद्र बोस ताइवान से उड़ान भरे, जो कि उनका पता नहीं चला आज तक। बात समझ नहीं? जो सैनिक थी, सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया, उनको लाल किला में ले जाकर के बंद कर दिया गया। लाल किला मुकदमा उनके ऊपर चलाया गया। उन लाल किला मुकदमा में ये जो सैनिकों का विद्रोह है, जो आज का टॉपिक है सैनिकों का विद्रोह, उसी में जो लाल किला मुकदमे में लाल किला में जो सैनिक शामिल हुए थे, उसके अतिरिक्त जो सैनिक थे, सारे सैनिकों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। 1939 में विश्व युद्ध शुरू हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। जब विश्व युद्ध चल रहा था, उसी समय अमेरिका, रूस, जर्मनी, अन्य देश दबाव, जर्मनी नहीं और बड़े बड़े देश जो दबाव डाल रहे थे ब्रिटेन के ऊपर कि जो उपनिवेश देश है उसको स्वतंत्र करो। उपनिवेश देश में जैसे इंडिया हो गया। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा, एक मिनट बस। ठीक है, तो उस समय जो दबाव बढ़ने लगा अन्य देशों का कि भारत सहित अन्य उपनिवेश का मतलब ये होता है गुलाम देश, जो जिन देशों को आपने गुलाम बनाया है उनको स्वतंत्र करो। ब्रिटेन के ऊपर दबाव बढ़ने लगा। अब आप लोग लग रहा होगा कि गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, हमारे जितने क्रांतिकारी थे, निस्संदेह ये ऐसे क्रांतिकारी हैं जो इतिहास के पन्नों पर अजर और अमर हैं। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध ने भारत की आजादी को अनिवार्य बना दिया। द्वितीय विश्व युद्ध अगर नहीं होता तो शायद भारत की आजादी इस समय नहीं मिलती। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध ने भारत की आजादी को 1947 में होना अनिवार्य बना दिया। बात समझो, यहाँ वही बात मैंने लिखा है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर बड़े बड़े देशों ने वो विनिवेशीकरण की मांग बढ़ाने लगे, जिसके कारण नैतिक रूप से भारत की स्वतंत्रता ब्रिटेन को देना पड़ा, भारत को स्वतंत्र करना पड़ा। जब उस समय, जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, कब समाप्त हुआ? 1945 में। उसके बाद वहां ब्रिटेन में जो सरकार थी, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, वो सरकार गिर गई। देखो दो पार्टी थी वहां पर। वो कहां गया? डस्टर कहां गया? गिर गया। दो देखो वहां पर दो पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी कहते हैं इसको। रूढ़िवादी मतलब जानते हो? नहीं सर। ऐसा व्यक्ति जो परिवर्तन में विश्वास नहीं रखता उसको रूढ़िवादी कहते हैं। जैसे गांव के बुढ़ापा, ये लोग परिवर्तन विश्वास नहीं करते हैं। सभी की बात नहीं करें, कुछ लोग हैं जो परिवर्तन विश्वास करते हैं, वो रूढ़िवादी है। दूसरी पार्टी है यहाँ पर लेबर पार्टी। जैसे भारत में पार्टी है ना, कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, ऐसा पार्टी है ना, वैसे वहां पर दो पार्टी है।
उस समय जब कैबिनेट मिशन भारत आने वाला था, इससे पहले सरकार थी कंजर्वेटिव पार्टी की। कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार गिर गई। ध्यान समझो, जब कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार गिर गई तो उसके बाद उसके स्थान पर लेबर पार्टी की सरकार बनी। लेबर पार्टी जैसे भाजपा में कौन है, मोदी जी है ना, वैसे ही वहां पर लेबर पार्टी में क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली ने एक योजना बनाया। उस योजना में उन्होंने कहा, जो उनके मंत्रिमंडल मंत्रीगण थे, उनसे उन्होंने सलाह लिया कि भारत में जाने के लिए एक समिति बनाई जाए जो भारतीय संविधान के निर्माण पर काम करेगी और भारत की आजादी और जो भी वहां समस्याएं चल रही हैं उसको निपटाने का कार्य करेगी। उसी को कैबिनेट मिशन कहा गया। यह है कैबिनेट मिशन। जब कैबिनेट मिशन इंडिया आई तो यहां पर चुनाव हुआ, जिसके कारण एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। वो जो सरकार बनाई गई, जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया। 246 सीटों पर चुनाव हुआ था। 246 सीटों में से 208 कांग्रेस को मिल गई, कांग्रेस बहुमत में आ गई। 73 मुस्लिम लीग को मिल गई और 15 अन्य सदस्यों को मिली। ध्यान से समझो, ये बात समझ आई। लेबर पार्टी की सरकार बनी थी, ध्यान देना, वोट पर ध्यान दो, बात मत करो। 246 कुल सीट थी, 296, ठीक है। इसमें से 208 जो है ये कांग्रेस को मिल गई, 296 है, 246, 208 और 73 कितना हो जाएगा? 208 प्लस 73 प्लस 15, 8 3 11, 11 5 16 6, हाँ चिल्लाइए, 7 1 8 1 9, 296 सीट था, ठीक है। ये गलत लिखा है, ठीक है। 296 सीट है। 296 सीट में से 208 सीट कांग्रेस को मिला, 73 सीट मुस्लिम लीग को मिला और जो छोटे दल थे उनको 15 सीट मिला। मुस्लिम लीग नाराज हो गई। मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए 3 नेता मुस्लिमों को चुना गया। आई बात समझ में नहीं? और कांग्रेस के अन्य बड़े दिग्गज नेता थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष बने और होम मिनिस्टर बने सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ये सब बड़े नेता उसमें शामिल थे अंतिम सरकार में। यहां पर ये बात है, देखो जुलाई 1945 में ब्रिटेन में सरकार बदल गई, मैंने आपको बताया ना, वहां पर लेबर पार्टी की सरकार आ गई, जिसके अध्यक्ष क्लीमेंट एटली थे। लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली की सरकार बनी, ठीक है। भारत के स्वतंत्रता के पक्ष में क्लीमेंट एटली ने घोषणा जारी किया था। भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए मंत्रिमंडल की ओर से 1946 में भारत भेजी, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। बात समझे? सारी चीजें मैंने आपको लेक्चर में बताया। इसका प्रमुख निर्णय क्या था? भारत में अंतरिम सरकार का गठन हो, जिसमें महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो। महत्वपूर्ण राजनीतिक दल कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी उस समय। कांग्रेस को 208 सीट मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली थी। इसमें कांग्रेस के सदस्य ज्यादा रहेंगे, मुस्लिम लीग के सदस्य कम रहेंगे, परंतु मुस्लिमों की संख्या ठीक ठाक रहेगी लगभग। संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। उस संविधान सभा में जो सदस्य शामिल थे वो 296 थे, जिसमें सबसे प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। नाम सुनिए ना? यस सर। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर पूरा नाम है उनका, तो डॉक्टर अम्बेडकर कह सकते हैं आप। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे। उसमें 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। एक बड़े बुजुर्ग आदमी थे, उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। छोड़ो इसको, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। देखो इसको हटाता हूं फिर बताता हूं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक। जो आप लोग यहाँ पर बैठे हो नियम कानून से, ये सब सारा कुछ संविधान में है।
आपको जो राइट टू एजुकेशन दिया गया है, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया गया है, संविधान से ही दिया गया है। लड़कियों को पढ़ने का अधिकार दिया गया है, संविधान से दिया गया है। बात समझे कि सारा अधिकार तुम्हारा संविधान में है, इसलिए संविधान बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद का टॉपिक वही होगा, ये चैप्टर लास्ट होगा, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कहते हैं, इसको हम सीए लिख देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा, ठीक है। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। इसकी पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बने, सच्चिदानंद सिन्हा बड़े बुजुर्ग आदमी थे, ठीक है। बुजुर्ग आदमी थे, काम कर नहीं पाएंगे सही से, तो युवा कोई थोड़ा युवा नेता चुना जाए, तो इनसे ज्यादा युवा थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 दिन के बाद फिर बैठक हुआ, ये अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने, सीए के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बने अस्थायी अध्यक्ष। अब कैबिनेट मिशन जो आया था उसका उद्देश्य लगभग पूरा हो रहा है। आए बात समझ में नहीं? संविधान सभा जो गठन किया गया उसमें एक महत्वपूर्ण समिति थी, उसका नाम था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, ये अध्यक्ष थे। देखो जैसे ये डेस्क बेंच है, पूरा फाइल ऐसे है, ये सिस्टम से है ना, ये सिस्टम से लगाने का कार्य, मतलब संविधान में जो चीजें थी उसको सिस्टम से लगाने का कार्य डॉक्टर अंबेडकर ने किया, सिस्टमेटिकली। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया जाएगा, गरीबों को कल्याण की बात, बहुत चीजें शामिल है उसमें। तुम्हारा जो ड्रेस है, तुम्हारा जो धर्म है, जाति है, लिंग है, धर्म है, ये सारा कुछ उसमें शामिल है। संविधान एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसके माध्यम से किसी देश के शासन प्रशासन चलता है। कोई पूछेगा संविधान क्या है, यही बताएंगे आप। ऐसा पवित्र ग्रंथ जिसके माध्यम से किसी देश के नियम और विनियम संचालित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। वो एक ऐसा किताब है, आगे समझ में नहीं, उसमें सब कुछ लिखा गया है। उसमें भी लिखा गया है विवाह का अधिकार, अनुच्छेद 21, जीवन जीने का अधिकार, मरने का अधिकार नहीं है, जीवन जीने का अधिकार है। मरोगे पुलिस पकड़ के जेल मारेगी, अगर पा गई तो मरते हुए, इसलिए जीवन जीने का अधिकार है। मेरी बात ध्यान समझो, ठीक है। ज्यादा हालचाल बिगड़ा हो तो हमसे बतिया लो, ठीक। देखो डॉक्टर अंबेडकर बने ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा संविधान को बनने में। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 11 महीना 18 दिन, बड़ी मेहनत हुई थी संविधान बनाने में। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अभी संविधान पढ़ाऊंगा, चिंता मत करिए, अभी मैं भारत की आजादी पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी बातें से बता रहे हैं। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान तैयार हो गया। डॉक्टर अंबेडकर का योगदान महत्वपूर्ण रहा इसमें, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। संविधान निर्माता, ठीक है, संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर हो गए। इसमें सारी चीजें शामिल कर दिए और इस प्रकार से संविधान सभा कार्य करना शुरू किया। और जो सरकार बनी, अंतरिम सरकार, डॉक्टर अंबेडकर को उसमें कोई स्थान नहीं दिया गया। फिर दूसरी सरकार जब बनी, तो जो पहली गवर्नमेंट जब बनी थी, उसमें डॉक्टर अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया था। इस पहले वाले में जोगेंद्र नाथ मंडल एक व्यक्ति थे, जोगेंद्र नाथ मंडल या योगेंद्र नाथ मंडल कह सकते हैं। ये व्यक्ति थे जो कानून मंत्री थे, अंतरिम सरकार कानून, इन्हीं को हटा करके डॉक्टर अंबेडकर बने थे। और ये पहले कानून मंत्री थे, बाद में कानून मंत्री बन गए। आई बात समझ में नहीं? इन्हीं बात समझ आई। अब देखो
जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया, उस समय भारत में बड़ी उथल पुथल मचा हुआ था चारों तरफ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया। ये क्या था उसको समझो जरा, इसको पूरा छाप लेना, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या बात कही गई वो समझो। ब्रिटेन के संसद में एक एक्ट पास किया गया भारत को स्वतंत्र करने के लिए, जिसको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत देखो, भारत को आजाद करने के लिए बात कही गई। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना इससे नाराज हो गए, भारत की आजादी से। मोहम्मद अली जिन्ना क्यों नाराज हो गए? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे, वो मुस्लिमों का नेतृत्व कर रहे थे, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, इसलिए वो चाहते थे मुस्लिमों के लिए अलग देश बने। आई बात समझ में नहीं? एक व्यक्ति थे, उनका नाम था रहमत अली। 1933 उन्होंने एक शब्द गढ़ा था, उसका नाम था पाकिस्तान। रहमत अली ने शब्द दिया था, ध्यान देना। पाकिस्तान मतलब पाक स्थान, जहां पर पाक का मतलब ये होता है जो शुद्ध हो। उन्होंने पाकिस्तान शब्द गढ़ा। जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग पर अपना प्रस्ताव दिया, अपनी मांग पर अड़ गए, जिसके कारण समस्या पैदा हो गई। जब संविधान सभा का चुनाव हुआ, अंतरिम सरकार का गठन हुआ, तो जिन्ना नाराज होकर के 16 अगस्त को सीधी कार्यवाही दिवस मनाए, जिसमें बहुत से हिंदू, बहुत से मुसलमान काटे गए। बहुत से हिंदुओं ने मुसलमानों को काटा, हिंदुओं ने मुसलमानों को काटा, मुसलमानों ने हिंदुओं को काटा, बुरी तरह से अफरा तफरी मच गई उस समय। देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन उस समय भारत के गवर्नर जनरल बना के भेजे गए। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी रही, मैंने आपको बताया। भारत में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे होते रहे। सांप्रदायिक दंगा, मुस्लिम हिंदुओं को मारते, हिंदू मुस्लिमों को मारते, इस तरह से एकदम कत्लेआम मचा हुआ था देश में। कौन किसको मारते कुछ कहा नहीं जा सकता था। किसके मार रहे थे? उनकी मांग थी कि हमको पाकिस्तान चाहिए, मुस्लिमों की, और इंडिया वाले चाहते थे कि सब एक ही में रहे, लेकिन जिन्ना सबको भड़का दिए। उसी में क्या हुआ, 16 अगस्त को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगा हुआ। बात समझे? तो कैबिनेट मिशन में एक योजना लाई जिसको कहते हैं 3 जून योजना। लॉर्ड माउंटबेटन लाए थे 3 जून योजना। 3 जून योजना के तहत पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया। आई बात समझ में नहीं? पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया और वहीं से पाकिस्तान आ गया। देखिए, अब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन। यह निर्णय लिया गया कि जब तक संविधान सभा का गठन नहीं, जब तक नया संविधान नहीं बन जाता है, तब तक अंतरिम सरकार कार्य करेगी। और अंतरिम सरकार के रूप में जो मंत्री उसमें शामिल थे, उन्होंने कार्य करना शुरू किया। अब भारत का विभाजन देखो। भारत के विभाजन की बात मैंने बताया आपको। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग पर अपने विचार अपरिवर्तित रखा। उन्होंने कहा कि हमको पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, जिसमें मुस्लिमों की जनसंख्या अधिक थी। उस समय जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी शायद नोआखली में थे। नोआखली एक जगह है, वहां पर कत्लेआम मचा हुआ था। वहां पर वो बेचारे जूझ रहे थे, और यहाँ पर हमारे दिल्ली में जो है आजादी का जश्न मनाया जा रहा था। महात्मा गांधी उधर रो रहे हैं, इधर जश्न मनाया जा रहा है। महात्मा गांधी इसलिए नाराज है, रोने मतलब नाराज है, क्योंकि वो चाहते थे भारत पाकिस्तान अलग न हो, और यहाँ जश्न मनाया जा रहा था दिल्ली में। लोग मंत्रिमंडल का शपथ ले रहे थे। गांधी जी के कुछ नहीं चाहिए, छोड़ दिए, वहां गए ही नहीं। वो नोआखली थे जब वहां सांप्रदायिक दंगा चल रहा था। यही बात है, 77 वर्ष की आयु में भयानक दंगों से सुलझाने के लिए उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिमों को अलग नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का विभाजन हमारी लाश पर होगा। एक व्यक्ति था, उसका नाम था नाथूराम गोडसे। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दिया। बात समझी नहीं?
और इस तरह गांधी जी की हत्या कर दी गई। 14 अगस्त सन 1947 को पाकिस्तान को आजाद कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आजाद कर दिया गया। एक दिन पहले पाकिस्तान आजाद हुआ, दूसरे दिन भारत आजाद हुआ। बात समझे? अब आप लोग आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक? आजाद हो गए, ताली बजा दो। ठीक है। अब जब आजाद हो गए तो अब हमको कुछ चाहिए, संविधान बनाने के लिए कुछ लोगों की मदद चाहिए। अब देखो लास्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इसमें वैभव योजना, ये उसी के अंतर्गत था। एक्चुअली वैभव योजना था शिमला सम्मेलन, ये क्या था वो समझो। 1943 में लिन लिथगो की जगह एक व्यक्ति उनका नाम था वैभव। वैभव बने वायसराय। जब भारत में बहुत तनाव चल रहा था उस समय उनको वायसराय बनाकर भेज दिया गया। 15 जून 1945 को वैभव योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें क्या क्या था? नई कार्यकारी परिषद में वायसराय, देखो उन्होंने कहा कि वायसराय तथा कमांडर इन चीफ के अलावा सभी भारतीय रहेंगे, केवल 2 पद अंग्रेजों को रहेगा। भारतीयों को खुश करना चाहते थे। दूसरी बात, कार्य परिषद एक अंतरिम व्यवस्था थी। इसका मतलब यह है यह कार्यकारी परिषद तब तक कार्य करती रहेगी जब तक कि भारत संविधान सभा का गठन नहीं कर लेता है, भारत सरकार नहीं बन जाती, तब तक वह चलता रहेगा। कार्यकारी परिषद एक अंतरिम व्यवस्था। देखो वैभव प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु 1945 में शिमला सम्मेलन किया गया। शिमला एक जगह है वहां पर हिमाचल प्रदेश में, जानते वहां पर क्यों बुलाया गया था? क्योंकि वहां ठंडा जगह था। अंग्रेज गर्म जगह नहीं जाना चाहते, ठंडे जगह जाना चाहते थे, जिसको वैभव क्या कहते हैं, शिमला सम्मेलन कहा गया। शिमला सम्मेलन में देखो क्या था, शिमला सम्मेलन में भारत को आजाद करने की बात की जा रही थी, जिसमें कांग्रेस की तरफ से एक व्यक्ति गए थे, उनका नाम था अबुल कलाम आजाद। ये लिख लिए हो? नहीं सर जी, ये नीचे चल लिखता हूं। अबुल कलाम आजाद कांग्रेस की तरफ से गए थे। अबुल कलाम आजाद। और मुस्लिम लीग की तरफ से गए थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली अब तो फिर पीछे कहानी चली गई ने। अबुल कलाम आजाद कांग्रेस की तरफ से, गांधी जी का अंदर वही थे, शिमला में ही थे गांधी जी, पर वहां नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना ये मुस्लिम लीग की तरफ से गए थे, मुस्लिम लीग की तरफ से। आएगा समझ में नहीं? इस तरह से ये लोग शामिल हुए और वैभव योजना के साथ ये क्या कहते हैं शिमला सम्मेलन संपन्न हुआ। अब देखो संविधान सभा का चुनाव, मैंने आपको सारी चीज बता दिया है इस प्रकार से। 29 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने क्या किया, मुस्लिम लीग को सीट कम मिली थी, जिसके कारण मुस्लिम लीग नाराज हो गया। उन्होंने सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा कर दिया। देखो यहाँ पर 16 अगस्त को सीधी कार्यवाही दिवस उन्होंने मनाया। सीधी कार्यवाही दिवस क्या था वो समझो। सीधी कार्यवाही दिवस, सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त। देखो 16 अगस्त सीधी कार्यवाही दिवस में हिंदुओं ने मुसलमानों को काटा, मुसलमानों ने हिंदुओं को काटा बुरी तरह से, जिसको सीधी कार्रवाई मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसा किया। ये सब सारी चीज मैंने आपको बता दिया। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर बनाए गए। अब देखो अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे, 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी के नेतृत्व में 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल ने सदस्यता लिया, जिसमें से 3 मुस्लिम लीग के थे और 5 मनोनीत सदस्य थे। मनोनीत मतलब उनको मनोनीत किया गया था। अब देखो अगला पार्ट है इसमें, देशी रियासतों का विलय, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। समस्या ये था, देखो जब भारत आजाद हुआ तो उसमें जैसे देखो इंडिया है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए,
इसमें छोटे 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 सब भाग थे, सब लोग अपना अपना सोचते थे अपना अपना देश बने। उस समय जो गृह मंत्री थे उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये गृह मंत्री थे, गृह मंत्री थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितने देखो ये देशी रियासतें 562 देशी रियासतें थी और 3 देशी रियासतें ऐसी थी जो मिलकर 565 कुल थी। 562 को सरदार पटेल ने इंडिया मिला लिया। इंडिया में 562 रियासतों को मिला लिए पटेल। 3 रियासतें ऐसी थी जो कहती थी हम इंडिया में नहीं शामिल होंगे। देखो कौन कौन थी 3 रियासत। पहला है जूनागढ़, ठीक, दूसरा हैदराबाद और तीसरा जम्मू कश्मीर। ये 3 रियासतें ऐसी थी जो भारत में प्रवेश मतलब कहते थे भारत की हिस्सा नहीं बनेगा। पटेल जी कहे क्या चाहिए तुम बताओ, कहे हमको पुलिस चाहिए, कह लेंगे। हाँ, कहे हमको विदेश सेवा चाहिए, कह लेंगे। कहे हमको रक्षा चाहिए, कह ले लो। लेकिन कहे इसके बाद कहे तुमको भारत का अंग बनना पड़ेगा। तो जूनागढ़ वाला जो शासक था कहा कि हम नहीं बनेंगे। पटेल ने कहा रुको मैं तुमको समझाता हूं। उन्होंने वहां पर एक्चुअली हुआ क्या, जरा मामला समझो, इसको मैं मिटाता हूं। मामला क्या था वो समझो। जूनागढ़ में जो जनता थी ज्यादा से ज्यादा हिंदू थी और राजा वहां का मुसलमान था। तो जब जनता हिंदू है, शासक मुसलमान है, तो ऐसी स्थिति में हिंदू मुसलमान को स्वीकार नहीं करना चाहता था, वो खिलाफ हो गए। पटेल जी को लग गया रुको वहां पर चुनाव करवाता हूं। उन्होंने जन्म संग्रह करवाया। जन्म संग्रह को होता है जनता की राय जानना। अब बताओ जनता ज्यादा से ज्यादा हिंदू है तो हिंदुस्तान में रहना चाहेगी ना, बस नहीं, इसलिए उन्होंने जन्म संग्रह करवाया और जन्म संग्रह करवा करके जूनागढ़ को भारत मिला है। जूनागढ़ यहाँ है, एक यहाँ पर है। बस नहीं, ठीक। दूसरा है हैदराबाद। हैदराबाद का जो हैदराबाद में शासक हिंदू था, नहीं सॉरी हिंदू नहीं था, नवाब थे। यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर बात में बता रहा हूँ। हैदराबाद में जो नवाब साहब थे वो भारत प्रवेश नहीं करना चाहते थे। देखो हैदराबाद यहाँ है, वो कहते थे भारत के बीचों बीच सबको एक रास्ता दीजिए। तो भारत बीचों बीच इसको रास्ता देगा पाकिस्तान जाने के लिए? नहीं देगा। तो पटेल जी ने कहा रुको अच्छा बताता हूँ। भाई पटेल, हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहां पर खुशियां मनाई जा रही थी, भारत आजाद हो गया। नवाब बेचारा नाराज था। एक गाड़ी एक्चुअली वहां पर अटैक हो गया था, उससे बचने के लिए वो वहां के पठान थे, पाकिस्तान पठान थे, अटैक कर दिए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को फोन किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा रुके रहो, मैं आ रहा हूं, चिंता मत करो। वैसे झूठ है। फिर इसके बाद जो वहां पर एक गाड़ी भेजे, गाड़ी में बत्ती लगी थी, ललकी बत्ती, और बत्ती हो कर रही खाली। वो सोचे पुलिस आ गई हमको बचाने के लिए। उसी नवाब बाहर निकला, झूठा ही जैसे कुछ नहीं था उसमें, पटेल उटेल कोई नहीं थे। और वो बाहर निकला, तुरंत उसको पकड़ लिया गया नवाब। और फिर इसके बाद नवाब को कहा गया कि ऐसा है अब आप भारत में आ जाइए, नहीं तो आपको, ठीक है। फिर इसके बाद जो है हैदराबाद को, उसको कहते हैं ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो चला करके हैदराबाद को इंडिया में बुला लिया गया। तीसरा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में देखो क्या मामला है। जम्मू कश्मीर ये यहाँ पर है, ऊपर वाले भाग में, ये पाकिस्तान से सटा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। तो पाकिस्तान कह रहा था ये मेरा अंग है। वहां के राजा हरि सिंह हिंदू है, और वहां पर एक व्यक्ति, उनका नाम शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग बन जाए।
हरि सिंह चाहते थे कि हम स्वतंत्र रहेंगे, न तो पाकिस्तान में जाएंगे न तो हिंदुस्तान में जाएंगे। उसी समय पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया 1947 में। वहां के पठान कबीलाई थे, बड़े बर्बर टाइप के लोग थे, बड़े बुरी तरह से वहां के लोगों को काटा गया, महिलाओं का बलात्कार किया गया, बच्चों को काट दिया गया। उस समय राजा हरि सिंह चाहते थे कि भारत हमारी मदद करे। उस समय फोन लगाया गया इनके पास, नेहरू जी के पास। नेहरू जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा कि आप कुछ करिए। तो वल्लभ भाई पटेल ने एक लेटर निकाला, ये लेटर है। उस लेटर पर कहा कि राजा हरि सिंह के सिग्नेचर करिए। उसको कहते हैं विलय पत्र। विलय पत्र, विलय पत्र। इस लेटर पर यह था कि हम आपकी सहायता करेंगे, इसके बदले में जम्मू कश्मीर भारत का अंग बनेगा। राजा हरि सिंह तैयार हो गए क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने लेटर में लिख कर कहा, जो उनका वो था अर्दली था, नौकर था, जब आए वहां पर सोए, एक कट्टा निकाले दीवार पर, अपने सर के पास रख दिए। उन्होंने कहा कि जब मैं सो जाऊं, अगर दिल्ली से सेना नहीं आती है बचाने के लिए यहां पर, तो मुझे उठने से पहले मुझे गोली मार देना, क्योंकि वहां पाकिस्तान के लोग अटैक कर दिए थे। तो यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाना जरूरी था। तो जो नौकर था, जो खड़ा था वहां पर उनकी देखरेख के लिए, वहां से सेना आई और जम्मू कश्मीर को बचा लिए। और जब वो उठे, जागे, तो देखे कि मतलब सब कुछ सलामत है। तब उनको जान में जान आई राजा हरि सिंह को। तब जम्मू कश्मीर भारत का अंग बन गया। बात समझे? इस तरह से जम्मू कश्मीर विलय पत्र के द्वारा भारत का अंग बन गया। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया गया, जूनागढ़ में जन्म संग्रह कराया गया। बात समझे कि नहीं? इस तरह से सब भारत के अंग बन गए। कोई दिक्कत? इस तरह से टॉपिक आज समाप्त हुआ। अगला टॉपिक चलेगा कल। तब तक के लिए नमस्कार।